अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फेज़ इन्वर्टर और फेज़ स्प्लिटर भी जिसे कहा जाता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि फेज़ इन्वर्टर क्या होता है और कौन से एलिमेंट से ये बनता है, इसकी डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप नाम से सुन रहे फेज़ इन्वर्टर, दैट इज़ जो कि फेज़ को इन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अगर आपका फेज़ 0 है तो ये इसको 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ करेगा, यानी कि इनपुट में जो भी फेज़ होगा उसको आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये काम होता है आपकी फेज़ इन्वर्टर का। तो अब हम देखते हैं फेज़ इन्वर्टर बेसिकली क्या है। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इनपुट वोल्टेज टू टू वोल्टेजेस डिफरिंग इन फेज बाय 180 डिग्री, यानी कि ये क्या करेगा, बेसिकली इनपुट वोल्टेज को जब आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फेज इन्वर्टर is an electrical transformer with a symmetrical secondary winding that is a center tap. An oscillatory circuit is frequently used as a phase inverter. Such circuits have center taps in the inductive or capacitive branch connected to the center point of the induction coil or the common point of the two series connected capacitors respectively. तो हम सिंपल जो फेज़ इन्वर्टर है एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर की हेल्प से बना सकते हैं जिसमें कि सेकेंडरी वाइंडिंग हो जो कि सेंटर टैप हो। ओके स्टूडेंट्स, अ सर्किट हैविंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ चेंजिंग द फेज ऑफ अ सिंगल बाय 180 डिग्री। द फेज इन्वर्टर इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड एज इनपुट स्टेज फॉर अ पुश पुल एम्पलीफायर। Therefore, the phase inverter must supply two voltages of equal magnitude and 180 degree phase difference. A variety of circuits are अवेलेबल फॉर द फेज़ इन्वर्जन। तो आपको पुश पुल एम्पलीफायर जो होता है उसकी इनपुट स्टेज पे फेज़ इन्वर्टर बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। तो वहाँ पे आप कैसे फेज़ इन्वर्टर प्रोवाइड करेंगे, आप दो इक्वल वोल्टेजेस इक्वल मैग्नीट्यूड के लेंगे एंड दोनों के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। Overall fidelity of a phase inverter and push-pull amplifier can be adversely affected by improper designing of the phase inverter. The principal design requirement is that frequency response of one input channel to the push-pull amplifier be identical to the frequency response of other channel. इसका मतलब क्या है, सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ रिक्वायरमेंट क्या है कि एक इनपुट पुश पुल एम्पलीफायर के एक इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है दूसरे पर भी सेम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा फेज इन्वर्टर बन पाएगा। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फेज इन्वर्टर सर्किट इज अ ट्रांसफार्मर विद अ सेंटर टिप सेकेंडरी। केयरफुल डिज़ाइन ऑफ द ट्रांसफार्मर श्योर्स दैट द सेकेंडरी वोल्टेजेस आर इक्वल। अब ऐसी डिज़ाइनिंग करते हैं हम तो उसमें क्या इंश्योरिटी मिलती है आपको कि जो आप दोनों सेकेंडरी वोल्टेजेस दे रहे हैं दोनों एकदम इक्वल हो। The transformer forms a good inverter when the inverter must supply power to the input of the push-pull amplifier. The transformer inverter has several disadvantages. It usually costs more, occupies more space and weighs more than a transistor circuit. Furthermore, some means must be found to compensate for the frequency response of the transformer, which may not be as uniform as that which can be obtained from solid state circuits. अब देखते हैं स्टूडेंट्स आगे डिज़ाइनिंग। An amplifier that provides two equal opposite output signals 180 डिग्री out of phase is called a paraphase amplifier। यानी कि एक एम्पलीफायर जो दो आउटपुट सिग्नल आपको दे रहा है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज में, उसे क्या कहा जाता है, पैराफेज एम्पलीफायर। If coupling capacitors can be omitted, the simplest paraphase amplifier is shown in the illustration. Approximately the same current flows through RL and RE, and therefore if RL and RE are equal, the AC output voltages from the collector and from the emitter are equal in magnitude and 180 degree out of phase. अब क्या होता है, जो RL आपका लोड रजिस्टर है, RL और RE के थ्रू सेम करंट फ्लो होता है, तो आपको कलेक्टर और एमिटर दोनों से इक्वल मैग्नीट्यूड का आउटपुट मिलता है जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम देखिए आप फेज इन्वर्टर का, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा है, वीन जो है बायसिंग सर्किट्स, बायसिंग आपके R1 R2 प्रोवाइड कर रहे हैं, RL लोड रजिस्टर, RE एमिटर रजिस्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, RL के अक्रॉस और RE के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं दोनों सेम है, लेकिन बस क्या है कि
दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं, यानी कि आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज आउटपुट मुझे मिल रहा है दैट इज़ वी आउट 1, ये इन्वर्टिंग है। और इस जो वी आउट 2 पे मिलेगा वो मुझे मिलेगा नॉन इन्वर्टिंग। क्यों इन्वर्टिंग क्यों कहा गया? क्योंकि आप इनपुट से मैच कीजिए इसको, देखिए इनपुट में जो है आपकी साइकिल जस्ट अपोजिट है, तो इनपुट के जैसा हमें आउटपुट मिलता है तो इसे कहते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग। वो हमें मिल रहा है वी आउट 2 पर, और वी आउट 1 पे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है, तो ये इन्वर्टिंग है। अब फेज इन्वर्टर को फेज स्प्लिटर भी कहते हैं। फेज स्प्लिटर सर्किट प्रोड्यूसेस two output signal that are equal in amplitude but opposite in phase from each other from a single input signal. The phase splitter is another type of bipolar junction transistor configuration where a single sinusoidal input signal is split into two separate outputs that differ in phase from each other by 180 degree electrical degrees. तो यहाँ पे इनपुट है, दो सेपरेट आउटपुट में क्या आपको मिल जाएगा, जो कि दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। द इनपुट सिग्नल ऑफ अ ट्रांजिस्टर फेज स्प्लिटर इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल विथ वन आउटपुट सिग्नल टेकन फ्रॉम द कलेक्टर टर्मिनल, और दूसरा कहाँ से लेंगे, एंड द सेकेंड आउटपुट सिग्नल टेकन फ्रॉम द एमीटर टर्मिनल। Thus, the transistor phase splitter is a dual output amplifier, producing complementary outputs from its collector and emitter terminals, which are out of phase by 180 degree। यानी कि फेज स्प्लिटर का काम क्या है, दो तरह के आउटपुट प्रोवाइड करना है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। एक आउटपुट कलेक्टर से लेंगे आप, एक एमिटर से लेंगे, और दोनों जो आउटपुट मुझे मिलेंगे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। A single transistor phase splitter circuit is nothing new, as we have seen its basic building blocks in previous tutorials. The phase splitter phase inverter circuit combines the characteristic of a common emitter amplifier with that of a common collector amplifier. As with the common emitter amplifier and common collector circuits, the phase splitter circuit is forward biased to operate as a linear class A amplifier to reduce output signal distortion। यानी कि phase splitter जो है वो क्या कर रहा है, दो सर्किट्स की कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें कि कैरेक्टरिस्टिक किसके हैं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन एमिटर के बारे में। द कॉमन एमिटर सर्किट विद वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग is the most widely used linear amplifier configuration as it's easy to bias and understand। कॉमन एमिटर सबसे बेसिक सिंपल एम्पलीफायर है, बहुत इजी है बायसिंग में, बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग में। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं किया, वी इनपुट आपने लगाया है, एमिटर इज कॉमन, और आउटपुट आप कलेक्टर से ले रहे हैं। R1 R2 आर बायसिंग रजिस्टर्स, RL इज लोड रजिस्टर, RE इज एमिटर रजिस्टर। तो जो आपने इनपुट दिया था वैसा के वैसा आउटपुट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको जो इनपुट दिया था उसका 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है वी आउट पर। तो ये कैसे सिग्नल्स होंगे, दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गए, तो यहाँ पे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल रहा है। द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL connected between the collector and the positive supply rail VCC as shown। Thus the emitter is common to both the input and output circuits। आपने क्या किया, आउटपुट जो है RL से लिया, RL किसके बीच में कनेक्टेड है, VCC और कलेक्टर, तो एमिटर किससे कॉमन हो गया, दोनों से, इनपुट से भी आउटपुट से भी, इसलिए इसको कहा गया कॉमन एमिटर। एज वेल एज प्रोवाइडिंग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ RL by RE। The main characteristic of the common emitter configuration is that it is an inverting amplifier producing a phase reversal of 180 degree between the output and input signals। यानी कि RL by RE क्या डिसाइड कर रही है, इसका गेन कि कितना वोल्टेज एम्पलीफिकेशन होगा, और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जो कि 180 डिग्री का आपको फेज शिफ्ट दे रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला इससे कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आप जब लेते हैं तो आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट हमें मिलता है, और इसका जो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है कौन डिसाइड करता है, RL अपॉन RE। अब देखिए, टू ऑपरेट इज अ क्लास ए एम्पलीफायर
अब इसको क्लास ही एम्पलीफायर की तरह ऑपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? द सर्किट इज बायस्ड सो दैट द क्वोशंट करंट फेड इनटू द बेस IB positions the collector terminal voltage is approximately half the supply voltage value. आपको सर्किट की बायसिंग ऐसे करनी है कि कलेक्टर टर्मिनल वोल्टेज पे एग्जैक्टली आपको सप्लाई वोल्टेज का हाफ वोल्टेज मिले. द रेशियो ऑफ रजिस्टर्स R1 and R2 is chosen so that the transistor is correctly biased, providing maximum undistorted output signal. आपको जो बायसिंग रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 उनको इस तरह से चूज़ करना है कि आपको बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन ना मिले, मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट सिग्नल मिले. इस तरह से आपको बायसिंग करनी है, क्योंकि क्लास या एम्पलीफायर में क्या होता है? मिनिमम डिस्टॉर्शन एंड मैक्सिमम अनडिस्टॉर्शन, यानी डिस्टॉर्शन बहुत कम होता है. इस तरह से बायसिंग होती है. अब हमने कॉमन एमिटर के बारे में पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के, क्योंकि फेज स्प्लिटर जो है उसके अंदर दोनों का रोल है, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर. अब देखिए कॉमन कलेक्टर में क्या हो रहा है. कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर uses the single transistor in the common collector configuration with collector being common to both the input and output circuits. यानी कि यहाँ पे कलेक्टर जो है इनपुट और आउटपुट दोनों से कॉमन है. द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू द ट्रांजिस्टर्स बेस टर्मिनल एंड द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम द एमिटर टर्मिनल. तो इनपुट जो है वो बेस टर्मिनल पे अप्लाई हो रहा है और आउटपुट है एमिटर से लिया जा रहा है. यहाँ पे कॉमन कलेक्टर के केस में एमिटर से और कॉमन एमिटर के केस में कलेक्टर से. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसी साइन वेव आपने इनपुट पे अप्लाई की है वैसी ही साइन वेव आपको आउटपुट में मिल रही है. कोई भी फेज़ में चेंज नहीं आ रहा है. यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट है. ओके, R1 R2 आर बायसिंग रजिस्टर्स, RE इज एमिटर रजिस्टर. As the output signal is taken from across the emitter resistor RE, no collector resistor is used, so the collector terminal is connected directly to the supply rail VCC. अब क्या हो रहा है? आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है? आपके एमिटर रजिस्टर RE से. यहाँ पर कोई भी कलेक्टर रजिस्टर यूज़ नहीं किया है, तो आपका कलेक्टर टर्मिनल जो है डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है. यानी कि कलेक्टर टर्मिनल जो है आप देख रहे हैं डायरेक्टली VCC से कनेक्ट हो रहा है. दिस टाइप ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टेज फॉलोवर और मोर कॉमनली एन एमिटर फॉलोवर. इसको वोल्टेज फॉलोवर या एमिटर फॉलोवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आउटपुट सिग्नल जो है वो फॉलो करता है इनपुट सिग्नल को. आउटपुट सिग्नल फॉलोज द इनपुट सिग्नल. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वोल्टेज फॉलोवर और एमिटर फॉलोवर. नाउ the main characteristics of the common collector configuration is that it is a non-inverting amplifier as the input signal passes directly through the base emitter junction to the output. कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की खास बात क्या है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है. यहाँ पे कोई फेज शिफ्ट आपको आउटपुट में नहीं मिलता है. जैसा आपने इनपुट दिया है बेस पे एमिटर बेस जंक्शन पे वैसा ही आपको सेम आउटपुट मिलता है एमिटर पे. हैंस द आउटपुट इज इन फेज विद द इनपुट. Due to this, it is a voltage gain of slightly less than 1 unity. इस वजह से इसका जो वोल्टेज गेन है थोड़ा सा कम हो जाता है, यूनिटी से थोड़ा कम हो जाता है. As with the previous common emitter configuration, the transistor of the common collector amplifier is biased using a voltage divider network to half the supply voltage to give good stabilization for its DC operating conditions. अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर कि जब आप इसकी बायसिंग करेंगे तो आपको जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है इस तरह से बायसिंग करनी है कि आपको सप्लाई वोल्टेज की एग्जैक्टली हाफ वोल्टेज मिले. तो उससे क्या होगा, आपका जो सर्किट है डीसी के लिए इन केस जब आप डीसी लगाते हैं डीसी ऑपरेटिंग कंडीशंस के वक्त आपको बहुत अच्छे स्टेबलाइजेशन देगा. आपको क्या करनी पड़ेगी, बायसिंग को हाफ करनी पड़ेगी कि बायस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क को आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि आपको हाफ द सप्लाई वोल्टेज मिले. जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कॉमन एमिटर के अंदर, कॉमन एमिटर को जब आपको क्लास या एम्पलीफायर की तरफ वर्क कराना है. फेज स्प्लिटर कॉन्फ़िगरेशन. इफ वी कंबाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉमन एमिटर and with that of the common collector amplifier,
and take the outputs from both the collector and the emitter terminal at the same time, we can create a transistor circuit that produces two output signals which are equal in magnitude but inverted with respect to each other. इसका मतलब अब हमने क्या पढ़ा, कॉमन एमिटर के बारे में पढ़ा इंडिविजुअली और कॉमन कलेक्टर के। कॉमन एमिटर में क्या हो रहा है, मुझे 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है और कॉमन कलेक्टर में मुझे 0 डिग्री फेज शिफ्ट मिल रहा है। अब फेज स्प्लिटर में क्या होता है, आप दोनों को कंबाइन कर देंगे एक साथ, दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को, तो उससे क्या होगा, मुझे एक ऐसा सर्किट मिल जाएगा जो मुझे दो आउटपुट सिग्नल देगा, दोनों इक्वल होंगे लेकिन एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। यानी कि एक का आउटपुट होगा कॉमन एमिटर का आउटपुट जो 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, और दूसरा आउटपुट जो होगा वो होगा कॉमन कलेक्टर का जो कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा। द फेज स्प्लिटर यूजेज अ सिंगल ट्रांजिस्टर टू प्रोड्यूस इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट एट शोन। तो फेज स्प्लिटर जो है बेसिकली एक ट्रांजिस्टर है जो आपको दोनों आउटपुट्स एक टाइम पे प्रोड्यूस करके देता है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। देखते हैं, ये रहा फेज स्प्लिटर का डायग्राम। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आप एमिटर से भी आउटपुट ले रहे हैं और लोड रजिस्टर यानी कलेक्टर से भी ले रहे हैं। तो कलेक्टर से जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा है, दोनों के हमने क्या किया, दोनों जो अभी पढ़े थे हमने कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, दोनों को कंबाइन कर लिया एक ही सर्किट में। तो आपको जो वी इन है, वी आउट 1 पे इन्वर्टिंग मिल रहा है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल रहा है, और वी आउट 2 नीचे जो मिल रहा है आर ई के अक्रॉस वो आपको नॉन इन्वर्टिंग मिल रहा है। इसलिए तो फेज स्प्लिटर बनाने के लिए हमें दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस को कंबाइन करना पड़ेगा। We said previously that the voltage gain of the common emitter amplifier is the ratio of RL by RE, that is minus RL upon RE. If we were to make these two resistors equal in value, then the voltage gain of the common emitter stage would be equal to -1 or unity. अब हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज गेन जो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का उसकी वैल्यू होती है -RL upon RE। अब हम इस तरह से अगर डिज़ाइनिंग करें कि RL और RE दोनों सेम है तो कॉमन एमिटर का वोल्टेज कितना आ जाएगा, -1 यानी कि यूनिटी। एज अ कॉमन कलेक्टर एमिटर फॉलोअर एम्पलीफायर सर्किट नेचुरली हैज़ अ नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज गेन ऑफ नियर यूनिटी। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, जो गेन है वो +1 होता है। द टू आउटपुट सिग्नल, वन फ्रॉम द कलेक्टर एंड वन फ्रॉम द एमिटर विल बी इक्वल इन एम्पलीट्यूड बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो हमने देखा कि कॉमन एमिटर का गेन है -1 एंड कॉमन कलेक्टर का +1, तो दोनों का आउटपुट सेम है, बस क्या है दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। दिस मेक्स द यूनिटी गेन ट्रांजिस्टर फेज स्प्लिटर सर्किट वेरी यूजफुल टू प्रोवाइड कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी फेज इनपुट टू अनदर एम्पलीफायर स्टेज सच एज अ क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो ये यूनिटी गेन ट्रांजिस्टर फेज स्प्लिटर सर्किट बहुत यूजफुल है कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी फेज इनपुट्स के अंदर, जहाँ पर आपको क्लास बी पुश पुल पावर एम्पलीफायर डिज़ाइन करना पड़ता है। फॉर प्रॉपर ऑपरेशन द वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई रेल एंड ग्राउंड मस्ट बी चूजन टू प्रोड्यूस द करेक्ट स्टेबलाइजिंग ऑफ द DC conditions for the output voltage swing from both the collector and emitter terminals producing symmetrical output। अब आपको प्रॉपर ऑपरेशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की कि आपको स्टेबलाइजेशन कंडीशन DC के लिए एकदम अच्छी मिले। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको फेज स्प्लिटर अच्छे से क्लियर है। तो आई जस्ट क्विकली एक रिविजन करते हैं। फेज स्प्लिटर जो है आपको मिलेगा दो कॉन्फ़िगरेशंस को एक साथ एक सर्किट में कंबाइन करने से, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर। कॉमन एमिटर क्या करता है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट दे रहा है, कॉमन कलेक्टर 0 डिग्री फेज। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो मुझे दो आउटपुट मिल जाएंगे, दोनों आउटपुट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। थैंक यू।